सन 1957 का वर्ष मेरे साथ-साथ गाँव की सारी बस्ती के लिए बहुत घटना प्रधान था। वे मुदैया के पास वाली सिवान भरतैया के घने जंगल में हमारे गाँव के एक अहीर पोहारी बाबा यानी पावहारी बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मचान बनाकर पड़ोसी गाँव टंडवा में एक फक्कड़ बाबा रहते थे। फक्कड़ बाबा का लगभग नंग-धड़ंग रहते थे। वे सिर्फ एक 1.5 फीट की लंबी पतली सी कपड़े की चीर आगे पीछे अपनी करधनी में लपेटे रहते थे। पूरी देह में वह कंडी की राख हमेशा पोते रहते थे। जाड़े के दिनों में वे बिना कुछ ओढ़े सोते थे और किसी को कुछ भी नहीं बोलते। वे पूर्ण रूप से मौन व्रती थे। उनके बारे में इस तरह तरह की किंवदंतियां फैली हुई थी। कोई कहता कि वे भूत पूजक हैं, कोई कहता साक्षात जिंदा भूत समझता। उनके मचान के आसपास कोई भी नहीं जाता, खास करके जंगल के आसपास घास काटने वाली औरतें उनसे बहुत डरती, क्योंकि उनके बारे में यह प्रचलित था कि वे औरतों को सम्मोहित करके देह शोषण करते हैं। वे कभी कभी घूमते हुए हमारे गांव में आते और लोग उन्हें पैसा, सिद्धा, आटा, दाल आदि देते। वे बिना कुछ बोले उसे लेकर वापस चले जाते। वे प्रतिदिन मिट्टी की हंडिया में कंडे का आग पर दिन में सिर्फ एक बार भोजन पकाकर खाते। इन तमाम विचित्रताओं के बीच एक दिन फक्कड़ बाबा घसियारों के ने मचान को बाहर मरा पड़ा देखा। शीघ्र ही उनके मरने की खबर क्षेत्र के अनेक गांवों में फैल गई। धीरे धीरे अनेक मचान के पास गांव का गांव उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ लग गई, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विवाद में, अफवाहों के बीच चहुदिस चर्चा में हमेशा बने रहते थे। मेरे पिताजी भी उनकी लाश को देखने गए। लौट कर बताया कि कुछ आदमी रात में उन्हें लट्ठा लौर, घाटा लौर देकर मार डाले थे, शायद पैसों की लालच में। घाटा लौर क्या होता है? पिताजी से परिभाषित करते हुए बताया, 2 लाठियों के बीच आदमी की नेटी दबाकर उसका दम घूंट दिया जाता है। इसी को घाटा लौर कहा जाता है, जिसे बहुत घुट घुट कर तकलीफ के बाद आदमी मरता है और आवाज नहीं निकलती। पिताजी ने यह बताया कि घाटा लौर से मारे जाने की पहचान मृतक के गले में निशान बन जाना और जीभ के मुंह से बाहर निकल जाना होता है, जैसा कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ है। फक्कड़ बाबा की हत्या हमारे गांव में बड़ी दहशत फैल गई। अफवाह उड़ गई कि इलाके के सारे भूत आएंगे, इकट्ठा होकर लोगों को चुन चुन कर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भरथैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के दलित भूतों की पूजा करते थे। उनमें से हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। हमारे घर के भूत बाबा वहीं पड़ोसी गांव दौलताबाद के पास रहने वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे। भूत वाले बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्ना चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में एक हंडिया दूध था, एक सेर चावल, कुछ भेली यानी गुड़, गाय के बैल के गोबर से बने हुए सूखे गोईठे यानी उपले को ले गए। गोईठे का आहारा लगाकर, आग लगाकर हंडिया के दूध में चावल और भेली डालकर खीर पकाई, जिसे जाउर कहते थे। जाउर के पकाने के बाद जिसमें थोड़ा सा भूत बाबा वाले पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ाया गया। एक लंगोट उसकी एक डाली में उस पर चढ़कर मैंने बांध दिया। शेष जाउर का घर लाया गया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खाए। इस चढ़ाने के बाद दादी का कहना था कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार के आसपास नहीं भटकने देंगे और न फटकने देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए। यानी कि बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेले भेजा जाने लगा। अब क्या था, सारी पूजाओं में भाग लेने के कारण मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जगने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में भूतों का डर दूर होने लगा। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि जब मैं स्वयं भूत बाबा को जाउर चढ़ाता हूँ, लंगोट चढ़ाने जाता हूँ, तो फिर उनसे डर कैसा। इसी बीच वर्षा के दिनों में मेरे सिद्धस्त मच्छर मरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अंखा बांधा। पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर हिस्सा हाथ से लीप कर चिकना बना दिया जाता और रात तथा गोल गड्ढे में छोटी हंडिया से पानी निकालकर मछलियों को उसमें कूदने लगती, जिसे पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के एक अंखन्ना से गगरी भरकर मुंगूर और तथा गिरई लेकर आ रहे थे।
ताल के पास ही परसा नाम की सिवान में स्थित उस भूतहे पीपल के पास आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की ओर तरफ आता भी था। पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी ने गगरी भरी मछलियां पटक कर हाँफते हुए भागकर घर पहुंचे। उनकी हालत बहुत खराब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने हाँफते और डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ों पर एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था। किसी अनहोनी के डर से मैं गगरी पटक कर भाग आया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी उस रात को डरा हुआ था, किंतु यह तथ्य मेरे दिमाग में एक संदेह अवश्य पैदा किए हुआ था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रास्ते में देखा कि हजारों जुगनू जलते बूझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है कि इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा के भूत का दिया जलाना समझ लिया था। दादी ने मेरा हवाला देकर यह बात घर में सबको बताई। यह बात सुनकर नग्गर चाचा अपनी पुराने ढर्रे वाली शाबाशी देते हुए बोल पड़े, कनवा एकदम ही सही कहत हो। शायद ये मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तर्कणा थी। हमारे गांव की बभनोटी के पूरब 2 पोखरों के थे, जिनमें एक पुराना पोखरा दलित बस्ती के उत्तर में बहुत पास ही उसी चमरिया माई के स्थान के पास था। इस पोखरों के चारों तरफ भीठे के ऊपर बहुत पुराने बड़े इमली, पीपल, चिलबिल के पेड़ थे, जिन पर अनेक किस्म के पक्षियों के खोते थे। एक इमली के पुराने पेड़ पर मात्र एक जोड़ा उल्लुओं का था, किंतु चमगादड़ों का बहुत बड़ा जमघट था। थोड़ी दूर पर दलित बस्ती के पास एक पुराना बरगद का पेड़ धीरे धीरे ठूंठ होता जा रहा था। इस ठूंठ बरगद पर सैकड़ों गिद्धों का बसेरा था। रात में अचानक मादा गिद्धों की चौकराहट से सारा वातावरण बड़ी कर्कशता के साथ जागृत हो जाता था। गांव के लोग कहते गिद्धों का प्रेम आलाप चल रहा है। कई अवसरों पर गांव के अल्पवयस्क ब्याहता युवक आपस में बतियाते हुए सुनाई देते कि अमुक रात को गिद्धों से प्रेरित होकर वे ठीक से नहीं सो सके। किंतु उस पुराने पोखरों के पेड़ पर कभी कभी देर रात को किसी कारणवश दूसरे पक्षी भी चें चें कर उठते। विशेष रूप से जब उल्लुओं का वह जोड़ा कुडुक कुडुक करके जोर से चहकता तो उनकी एकदम अलग आवाज बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती। उस आवाज को पूरा गांव अपशगुन मानता था। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें ये कहती कि भूतों की पोखरों पर जब पंचायत होती तो उल्लू कुड़कते हुए शंख बजाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के पेड़ों पर एक चिड़िया महोखा जैसी लगती थी। वे खौं खौं करके बोलती थी, जिसे औरतें मरखौकी कहते थे। यह मरखौकी ही बड़े अपशगुन की प्रतीक थी। इस मामले में गांव के कौवे पार्ट टाइम अपशगुन थे। जब कभी कोई उड़ता हुआ कौवा किसी को पैरों या चोंच से मार देता था तो इसे अपशगुन माना जाता था। यह अपशगुन इतना खतरनाक माना जाता था कि तुरंत घर के किसी व्यक्ति को सबसे नजदीकी रिश्तेदार के घर भेजकर यह संदेश दिया जाता कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनकर रिश्तेदार औरतों का तत्काल रोना शुरू हो जाता, लेकिन शीघ्र उन्हें बता दिया जाता कि मृत्यु नहीं बल्कि कौवे ने चोंच मारी है। इस विधि से कौवे का अपशगुन दूर किया जाता था। किंतु ये कौवे स्थायी अपशगुन नहीं होते थे, बल्कि जब वे किसी के घर या झोपड़ी की बड़ेड़ पर चढ़कर कांव कांव करते तो घर की औरतें खुश होकर कौओं को दाने खिलाती, क्योंकि उनका विश्वास था कि बड़ेड़ पर कांव कांव की किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर आने की सूचना होती है। वे सच्चाई ये तो थी ही। हमारे गांव के निर्वंश जंगू पांडे, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखो की चिड़िया और मैं स्वयं, हम पांचों असली अपशगुन थे, जिन्हें देख सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। उधर मुर्दैया के पलाश के टेसू जब मुरझाकर जमीन पर गिरने लगते तो उनकी जगह सेम की चिपटी फलियों की जैसी पलाश की भी 6-7 इंच लंबी चिपटी फलियां, जिन्हें दादी टेसुल कहती थी, निकलने लगती। कुछ दिन बाद ये टेसुल सूख कर गिर जाती थी। मेरी दादी इन टेसुलों को मुझसे घर लाने की कहती। वह टेसुलों को फाड़कर उसी तांबे के बड़े सिक्के डब्बल की तरह दिखाई देने वाले बीजों को निकालकर एक बड़ी सींग में रखती। जब किसी बच्चे के पेट में केंचुआ या अन्य कीड़े पैदा हो जाते, दादी सींग के से पलाश के कुछ बीज निकाल कर देती और सिल लोड़े थोड़े पानी के साथ उसका राख यानी घोल बनाकर पिलाने को कहती, जिससे सभी कीड़े मरकर बाहर निकल जाते थे। पलाश के बीज पेट के कीड़ों को मारने के लिए अचूक दवा थी। दादी के घर में
बड़ी पुरानी बैलों की बड़ी बड़ी सींगें रखी हुई थी। इन सींगों में वह हींग समेत अनेक प्रकार की खरबिरिया दवाएं रखती थी। एक सींग में वह साही नामक जानवर की सूखी हुई अतड़ियाँ पोटियाँ भी रखती। हमारे गांव की मुरैया जंगल में साही पाई जाती थी। कभी कभी गांव के युवक मिलकर साही को ढूंढ कर दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मार डालते। साही का मीट बहुत स्वादिष्ट होता था। मैंने भी कई बार साही का मीट खाया था। जब भी साही मारी जाती दादी उसकी अतड़ियों और पोटियों को खूब साफ करवा कर पानी में धुलवा लेती और सूखने के बाद वे अतड़ियाँ सूखी लकड़ी की तरह चटाचट टूट जाती। दादी इन्हें सींग में भर कर रख लेती। जब किसी का पेट दर्द करता थोड़ी सी अतड़ी पोटी तोड़कर उसी सिल पर 2 चम्मच पानी डालकर वहीं रख बनाकर सुतही से पिला देती। पेट दर्द तुरंत बंद हो जाता। दालचीनी तो बांस का सीका पीसकर ललाट पर लगाने से सिर दर्द बंद हो जाता। दादी सब वैद्य भी थी। वह पैसों की रेजगारी को भी सींग में रखती थी। दलित बस्ती की कुछ अन्य बुढ़ियां औरतें भी इस तरह के काम के लिए सींग का इस्तेमाल करती। जाहिर है मरे हुए पशु का डांगर खाने वाले दिनों में दादी बड़ी बड़ी सींगों को मुर्दैया से काट लाती थी। वर्षों बाद जब मैंने बौद्ध त्रिपिटक पढ़ा तो उसे पता चला कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद करीब 2400 वर्ष पूर्व वैशाली में विद्वान भिक्षुकों की द्वितीय महासंगति यानी बुद्ध के उपदेशों का संज्ञान हुआ तो उसमें 10 संशोधन किए गए थे, जिनमें पहला ही संशोधन था सिडिलोण का यानी भिक्षा के समय जानवर की एक खाली सींग में नमक भरकर ले जाना। विनय पिटक में किसी बौद्ध भिक्षु के लिए किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का धन संचय की मनाही है, किंतु इस संशोधन से मौलिक बौद्ध नियमों का उल्लंघन हुआ। इसका मूल कारण यह था कि भिक्षा में अक्सर नमक नहीं मिलता था, इसलिए भिक्षु लोग बिना नमक का ही खाना पकाकर खाते। इस व्यवहारिक कठिनाई से बचने के लिए संशोधन किया गया था कि ताकि नमक मांग या खरीदकर सींग में रखा जा सके। तभी से सींग में संचय की बौद्ध प्रथा जारी हुई। दादी द्वारा दवाएं और पैसा यहाँ तक कि सुई डोरा भी रखना सिद्ध करता है कि हमारे खानदान वाले सदियों पूर्व कभी खांटी बौद्ध अवश्य रहे होंगे। दादी की वे सींगे इसका प्रमाण है। मुर्दैया के संदर्भ में सन 1957 का भादों का महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना है। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार खरवास यानी कि बहुत अपशगुन वाला महीना था। इसी बीच मेरे पिताजी जिस सुद्देसर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे उनकी बुढ़िया मर गई। उन्हीं के पट्टीदार अमिका पांडे ने पतरा देकर बताया कि अभी 15 दिन खरवास है, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया तो माताजी नरक भोगेंगी।